हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज़ राजेश साजवानी। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसी चेकलिस्ट की, एक ऐसे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की जो आपको जो है कलेक्ट कर लेने चाहिए, अपने पास रख लेने चाहिए बिफोर लीविंग एनी कंपनी। तो अगर आप नोटिस पीरियड में हैं, नोटिस पीरियड सर्वाइव कर रहे हैं, या आप रिज़ाइन मारने वाले हैं, आप स्विच करने वाले हैं और रिज़ाइन मारने का सोच रहे हैं, तो कंपनी छोड़ने से पहले कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके फ्यूचर में काम आ सकते हैं, जिनकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ सकती है, और एक बार अगर आपकी कंपनी छूट गई तो वापस उससे कांटेक्ट करना बहुत टफ है, और जो है वो टीम को ढूंढना बहुत टफ है, वो पर्सन को ढूंढना बहुत टफ है जिससे आप डॉक्यूमेंट मांग सकें। तो बेटर ये है कि आप ऐसी सिचुएशन आने ना दें और उससे पहले ही जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं, जो भी मस्ट हैव डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप डाउनलोड कर लें। तो कौन कौन से हैं ऐसे डॉक्यूमेंट्स देखते हैं इस वीडियो में। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड चेक आउट दी प्लेलिस्ट। आपको ऐसे ही आपके काम के वीडियोस इस चैनल पर मिलते रहेंगे और आपके डाउट्स सॉल्व होते रहेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। लेट्स बिगिन दी वीडियो। तो बात करता हूँ इंपॉर्टेंट्स डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट की। तो जिसमें पहले नाम आता है रेजिग्नेशन का। तो जो आपका रेजिग्नेशन मेल है, जो आपका रेजिग्नेशन मेल आपने सेंड किया है कंपनी को, वो आपको पहले अपने पास कलेक्ट करके रख लेना चाहिए आपकी पर्सनल मेल आईडी पर। राइट, आपको वो मेल भेज देना चाहिए, तो वो आपके पास एक प्रूफ हो कि आपने मेल डाला है, आपने रिज़ाइन मारा है। राइट, क्योंकि जो है रेजिग्नेशन आईटी में दो तरीके से होता है। एक तो आपके ऑफिस में अगर कोई पोर्टल है तो पोर्टल से आप डायरेक्ट रिज़ाइन मार सकते हो, और वो रिज़ाइन जो है सीधा आपके मैनेजर को जाएगा, एचआर को जाएगा। राइट, आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपको पोर्टल पर जो है क्लिक कर देना है। बट कुछ कंपनीज में ऐसा नहीं होता, कोई ऐसा पोर्टल नहीं होता, तो उन कंपनीज में आपको मेल लिखना पड़ता है। आइडियली आपको मेल तो दोनों कंपनी में ही लिखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने पोर्टल से भी आपने सबमिट कर दिया, बट स्टिल जब आप स्विच मारेंगे या कंपनी चेंज करेंगे तो वहां पर जो है वो रेजिग्नेशन मेल मांगते हैं कि आपने रिजाइन किया है कि नहीं, प्रूफ दो। राइट, नहीं तो आप ऐसे ही बोल दो हाँ मैं नोटिस पीरियड सर्वाइव कर रहा हूँ, तो क्या प्रूफ है कि आप विद इन 2 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ में ज्वाइन कर लोगे। तो ये प्रूफ होता है आपके रेजिग्नेशन मेल से। तो जो मेल आपको इंपॉर्टेंट होता है, अपने रेजिग्नेशन मेल को आप अपनी मेल आईडी पर जो है सेव करके रख सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आपको कहीं शो करना पड़े तो आप कर सकें। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होता है आपकी सैलरी स्लिप। तो आपको 3-4 मंथ की सैलरी स्लिप जो है, लेटेस्ट मंथ की, जो आपके करंट के कंटिन्यूस 3-4 मंथ गए हैं, आपको सैलरी स्लिप डाउनलोड करके रख लेनी है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको ना अपने लैपटॉप पे सबसे पहले एक फोल्डर बनाना चाहिए, और उस फोल्डर में जो है आपको ये सारी चीज़ें डाउनलोड करके रख लेनी है। जैसे जो आपको रेजिग्नेशन मेल हुआ उसको भी आप उस फोल्डर में सेव करके रख सकते हो। ये जो 3-4 महीने की जो है सैलरी स्लिप आप डाउनलोड करेंगे, ये भी आप एक जगह उसी फोल्डर में सेव करके रख सकते हैं। इसके बाद आता है फॉर्म 16। तो फॉर्म 16 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, अगर आपने उस कंपनी में 1 साल तक काम किया है, 2 साल किया है, 3 साल किया है, तो जितने भी साल आपने उस कंपनी में काम किया है, तो हर साल का जो फॉर्म 16 होता है वो आपको डाउनलोड करना है। आपने 3 साल काम किया है, इसके बाद आप कंपनी चेंज कर रहे हैं, तो जो आपके 3 फॉर्म 16 हैं वो आपको डाउनलोड करके उसी सेम फोल्डर में जो है रख लेने हैं, जो आपने क्रिएट किया था इन्हीं सब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के लिए। उसका नाम भी आप रख सकते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, और उसमें आपको ये सारी चीज़ें सेव करके रख लेना है। जैसे फॉर्म 16 आपको बहुत इंपॉर्टेंट है रखना, क्योंकि वो आपकी टेक्स्ट फाइलिंग में भी काम आता है, रिटर्न में काम आता है, और आगे भी जो है कंपनीज भी आपसे मांगती हैं कि आपके पास फॉर्म 16 है या नहीं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आता है यूएन नंबर, पीएफ डिटेल। तो आपको यूएन नंबर भी पता करना बहुत ज़रूरी है। आप उस कंपनी से अगर जा रहे हो, लीव कर रहे हो, तो उससे पहले आप अपना यूएन नंबर जरूर पूछ लें, उसे चेक कर लें। राइट, आप एक बार लॉगिन करके देख लें ईपीएफओ पोर्टल पर कि जो आपका यूएन नंबर है वो एक्टिव भी है या नहीं है, और अगर एक्टिव नहीं है तो उसे प्लीज़ आप एक्टिव कर लें। एक्टिव है तो क्या उसमें केवाईसी पूरी कंप्लीटेड है, क्या आप उसमें ट्रांजैक्शन देख पा रहे हैं। आप एक बार ईपीएफओ पोर्टल में जाके पासबुक भी चेक कर लें कि जो भी आपका जो है डिपॉजिट हुआ है, कंपनी ने जो सबमिट किया है अकाउंट में अमाउंट, वो भी आपको जो है दिख रहा है या नहीं। तो पासबुक में ईपीएफओ पोर्टल में आप लॉगिन करके ये मेक श्योर कर सकते हैं कि आपका यूएन नंबर सही है। आप उसमें नाम, एड्रेस, पिताजी का नाम, सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। एक बार आप अगर कंपनी से डिस्कनेक्ट हो गए तो अगेन जो मैंने आपको पहले बताया कि उन्हें वापस से कैच करना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि आप इतना इजी नहीं होता कंपनी में अंदर चले जाना। एक बार आप अगर उस कंपनी से रिज़ाइन मार दिया है, बाहर हो गए हो, तो फिर डायरेक्ट आप वहाँ उस फ्लोर तक नहीं पहुँच सकते जहाँ तक आपकी पहले पहुँच थी।
तो आप एक रिसेप्शन तक ही रह जाएंगे, एक लिमिट तक ही रह जाएंगे, राइट। अगर आप विजिटर बन के भी जा रहे हैं तो बहुत ही लिमिटेशन रहेंगी, सारे बंदे आपसे कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए अभी आपके पास टाइम है, आप जो भी चेक करना चाहें कर सकते हैं। आपका यूएन नंबर जो है एक्टिवेट है या नहीं है तो आप उसे कर सकते हैं। आपके कंपनी में कुछ टीम होंगी, फाइनेंस की टीम होंगी या जो भी है, आपको हेल्प कर सकती हैं इस काम में। बट अगर आप बाहर हो गए तो फिर सब कुछ काम आपको खुद करना है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीएफ और यूएन नंबर से रिलेटेड, ये आप जरूर चेक कर लें, देख लें कंपनी छोड़ने से पहले। फिर इसके बाद आता है ग्रेचुटी अमाउंट। अगर आपने 5 साल उस कंपनी में काम कर लिया है तो ये पॉइंट आपके काम का है, नहीं किया है तो कोई काम का नहीं है ग्रेचुटी। बट अगर किया है तो आप जो है ग्रेचुटी के बारे में पता कर सकते हैं कि वो कितनी है, कितनी मिलेगी आपको, क्या प्रोसेस है। तो सारी चीज़ें जो है आप एक बार जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट है वहाँ आप जाकर ये पूछ सकते हैं कि मेरे को 5 साल हो गए हैं, ग्रेचुटी के लिए मैं एलिजिबल हूँ, तो मेरे को जो है ये कैसे मिलेगी, ये मेरा लास्ट वर्किंग डे है। तो ये आप चीज़ें जो है ग्रेचुटी से रिलेटेड भी पता कर लें। इसके बाद का पॉइंट आता है ईएसआई स्कीम। अगर आपने ली है, ये भी एप्लीकेबल है कि नहीं आपके ऊपर चेक करना है। तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है ईएसआई स्कीम ऑफ इंडिया। तो आपके कंपनी में ये फैसिलिटी है या आपने ली है अपनी कंपनी में ये स्कीम, तो आप इसके बारे में भी पूरी डिटेल ले लें, चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस लेटर। आई डोंट नो ये पॉइंट आपको पता भी होगा या नहीं, या पूरे यूट्यूब पे भी आपको मिलेगा या नहीं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस लेटर क्या लेटर होता है? जब आपने रिजाइन किया मेल पर तो आपने एचआर को भी रखा होगा, मैनेजर को भी रखा होगा, जिनको भी आपके कंपनी में रखते हैं आपने इन दोनों को तो रखा ही होगा। तो रेजिग्नेशन मारने के बाद, मेल डालने के बाद, जब एक आध महीने बाद, जब लास्ट के 15-20 दिन बचते हैं, सपोज विद इन 1 मंथ, आपको उनसे एक्सेप्टेंस लेना है कि हाँ भाई मैंने रिजाइन मार दिया था इस तारीख को और ये मेरा लास्ट वर्किंग डे है, तो इसे आपने एक्सेप्ट किया है या नहीं, राइट। ये लेना क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए बहुत सी कंपनी में जो है एक्सपीरियंस लेटर और रिलीविंग लेटर सेम डे पे नहीं मिलता। सपोज अगर आपने रिजाइन मार दिया और आपका लास्ट वर्किंग डे आ गया, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको उसी दिन एक्सपीरियंस लेटर भी मिल जाए और रिलीविंग लेटर भी मिल जाए। बट आपको नेक्स्ट कंपनी तो ज्वाइन करनी है ना, तो आप नेक्स्ट कंपनी कैसे ज्वाइन करेंगे, राइट। क्योंकि जो बहुत सी कंपनी में क्या होता है, रिलीविंग लेटर और एक्सपीरियंस लेटर ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के साथ आता है, मतलब 40 दिन बाद आता है, राइट। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हर कंपनी में 2 अलग अलग लेटर हो, बहुत सी कंपनी में ये दोनों कंबाइन होकर एक लेटर बन जाता है, एक्सपीरियंस प्लस रिलीविंग एक ही लेटर रहेगा। तो ये वो लोग क्या करते हैं, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट जो होता है, जो भी आपकी लीव इनकैशमेंट होती हैं, तो जो भी आपका जो है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कैलकुलेशन के बाद बन रहा हो, तो वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का स्टेटमेंट प्लस जो आपका ये रिलीविंग लेटर प्लस एक्सपीरियंस लेटर, ये कंबाइंड लेटर बहुत लोग भेजते हैं तो वो एक साथ भेज देते हैं। मुझे जो मिला था वो एक साथ एक ही लेटर मिला था, वो भी 40 दिन बाद आया था। तो ये 30-40 दिन बाद आता है, तो तब तक आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए ये रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस लेटर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जब आप एचआर को दे देते हैं, किसके, जो न्यू कंपनी का एचआर है, जब आप स्विच करते हैं तो रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस लेटर आप उन्हें प्रोवाइड करते हैं। वो आपसे मांगते भी हैं, बहुत लोग मांगते हैं, तो ये आपको रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने वो मेल किया है तो आप उससे फॉलोअप लें। जब आपके 15-20 दिन बचे हों तो आप फॉलोअप ले लें कि प्लीज़ प्रोवाइड मी रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस लेटर या कंफर्मेशन, उसी मेल पे आप कंफर्म कर दो, तो वो हो गया आपका एक रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस लेटर, और फिर आप उसको जो है फॉरवर्ड दिखा सकते हैं। इसके बाद जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस लेटर और रिलीविंग लेटर, ये तो सबको कलेक्ट करना याद रहता ही है क्योंकि कौन इन्हें भूलता है। बट ये जैसा मैंने आपको बताया कि सारी कंपनी में 2 नहीं होते, बहुत सी कंपनी में ये कंबाइंड होते हैं और एक लेटर बन जाता है, एक्सपीरियंस भी उसी में रहता है और रिलेवेंस भी उसी में रहता है। तो अगर आपको ये रिलीविंग और एक्सपीरियंस लेटर मिल रहा है उसी दिन तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। नहीं मिल रहा है तो वो जो रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस लेटर मैंने आपको बताया था वो आपको बस कलेक्ट कर लेना, बाकी ये 40 दिन बाद अपने आप आपके जो है ईमेल आईडी पर सेंड हो जाएगा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के साथ। इसके बाद जो एक पॉइंट आता है वो आता है अप्रेजल लेटर और एप्रिसिएशन मेल्स आपके जो हैं। तो अप्रेजल लेटर बहुत काम का है, एप्रिसिएशन मेल्स तो इतना कोई देखता नहीं। अगर आप उस कंपनी से निकल गए तो फिर वो मेल सब जो हैं आपके कोई इतने ज़्यादा काम के नहीं रहेंगे, या उसको देख के आपको कोई नई कंपनी में काम मिले ऐसा भी कुछ नहीं है। तो वो रखना चाहें तो रख सकते हैं, अच्छी बात है, आपको मिले हैं, खुशी है तो रखना चाहिए। बट जो अप्रेजल लेटर है वो आपके काम का है, क्योंकि अप्रेजल लेटर में क्या होता है, अगर आपने रिजाइन मार दिया है और आपको जो है पहला ऑफर आने वाला है या पहली आपको जो है जॉब मिलने वाली है इसके बाद, तो वहाँ पे जो है अप्रेजल लेटर के बेस पे ही आपका न्यू सीटीसी रेडी होगा। जो आपकी न्यू कंपनी है वो आपका ऑफर लेटर से या सैलरी स्लिप से आप फिर उसका वो नहीं है, क्योंकि जब आपका अप्रेजल लेटर आ गया
तो वही आपकी एक जो है नाउ न्यू सैलरी आपकी वो है अप्रेजल लेटर वाली। तो अप्रेजल लेटर को देख के बेस्ड ऑन उसके वो जो न्यू कंपनी है वो आपको ऑफर लेटर रिलीज करेगी। तो अप्रेजल लेटर भी जो है कलेक्ट करना ना भूलें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसके बाद आ जाते हैं पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि जब आपका जो है रिजाइन कर देते हो, लास्ट डे नियर होता है, तो आपको उसी टाइम अपने जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने ऑफिस का लैपटॉप यूज़ किया, कई बार आपने पर्सनल लेवल पर भी यूज़ कर लेते हो, जो भी करना हो पर्सनली वर्क या पढ़ाई का काम है या कुछ स्टडी भी कर रहे हो, नोट्स हैं, तो वो भी सब आप उसी लैपटॉप में रख लेते हो यूजुअली, राइट, जो ऑफिस का रहता है। बट आप इसको कलेक्ट करना ना भूले, राइट, वरना जो भी आपने वहाँ पे मेहनत की है, जो भी आपका स्टडी मटेरियल है जो आपने वहाँ पे सेव किया है, वो उसी के साथ ही फॉर्मेट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपने लैपटॉप सबमिट किया आपको आपकी पुरानी कोई चीज़ नहीं मिलने वाली। तो आप जो है पर्सनल जो आपकी चीज़ें हैं वो आप जरूर ले सकते हैं। आप कोई कोड वोड ना लें कि आपने कोई कोड पे काम किया हो तो आपने वही ले लिया, राइट, वो आप ना करें क्योंकि वो लीगल नहीं है। तो कोड वोड या जो ऑफिशियल चीज़ों को छोड़ के जो आपकी पर्सनल चीज़ें हैं वो सब आप जो है याद से लेना ना भूलें। तो ये सारे ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, राइट, आप इन्हें चेक कर सकते हैं, ये आपको न्यू ऑफर लेने में भी काम आएंगे। तो न्यू ऑफर से रिलेटेड, रेजिग्नेशन से रिलेटेड ऑलरेडी इस चैनल पर वीडियो है कि आप ऑफर लेटर कैसे ले सकते हैं, मल्टीपल ऑफर आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, आप पोलाइटली रिजाइन कैसे मार सकते हैं। तो ये सारी जो हैं चीज़ें इस चैनल पर अवेलेबल हैं, आप चाहें तो इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप प्लीज़ इसे शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।